ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बात स्टार्ट नहीं सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्लीज आवाज आ रही है? यहाँ तक जरा एक नजर रिवाइज करने का कंफ्यूजन तो नहीं? अभी तक जो हमने पढ़ा है डेफिनेट्स के हवाले से, इसको अगर समराइज किया जाए तो दो बस बातें शायद बनेगी। अगर फ्यूचर में एक्स्ट्रा टैक्स देना है तो डेफिनेट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। वैसे फ्यूचर में एक्स्ट्रा टैक्स क्यों देना होगा? अरे फ्यूचर में ज्यादा क्यों देना होगा सर? इस साल कम दिया होगा। फ्यूचर में अगर ज्यादा देना है तो डेफिनेट टैक्स लायबिलिटी, और अगर फ्यूचर में टैक्स सेविंग हो जाए, अगर ये लग रहा है फ्यूचर में टैक्स सेविंग हो जाएगी, तो फिर टैक्स सेविंग रिजल्ट्स इनटू डेफिनेट टैक्स। अच्छा, फ्यूचर में टैक्स सेविंग क्यों हो जाएंगे वैसे? पहले ज्यादा दे दिया होगा, तो जो पहले ज्यादा दे दिया होगा वो प्रीपेड सॉर्ट ऑफ है, उसका फिर हमने कल क्या नाम दिया था? डेफिनेट टैक्स एसेट। ठीक है, एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? तो यहीं से आगे स्टार्ट करें फिर। इसी के नीचे एक डेफर्ड टैक्स एसेट का लेजर खोलना, बस बात पूरी करना है। ये जरा दरवाजा बंद कर दो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी? नॉट इंटरेस्टेड? ये सर पोस्ट कीजिएगा जरा एंट्री, डबल एंट्री बोलना कैसे पोस्ट करेंगे? डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, और यही फिर जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर हम अज्यूम कर रहे थे, लेकिन ये कैरी डाउन फिर अब डेबिट बैलेंस बने। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन इसी को नेक्स्ट ईयर लेके चलो, नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस। कल मैंने आपके सामने एक 2021 की वर्किंग भी की थी करंट टैक्स की, तो इसको भी अपने पास नोट करें। नेक्स्ट इसी के नीचे लेजर के नीचे, लेजर के नीचे दो तीन लाइनें रखना, 2021 के एंगल से भी बात पूरी करना है। उसके नीचे करंट टैक्स की वर्किंग लिखना है 2021 की। क्या अज्यूम किया था हमने? 2021 में एक्चुअल बैड डेट्स हो गए हैं। एक्चुअल बैड डेट्स की मिनट एंट्री बोल दो, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स डेबिट है, बैड डेट्स क्रेडिट। तो पहले ये जरा करंट टैक्स की वर्किंग 2021 की भी लिखना, फिर इसके भी जरा एक्सट्रैक्ट्स बना के आपको नजर आ जाए कि डेफर्ड टैक्स के लिए इस साल कैसे आए।
तो इसे लेस क्यों किया हमने? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेस किया, ऐड बैक क्यों नहीं किया? हमने किया ही कुछ नहीं, हमने को लेस किया ही नहीं था। इस साल नहीं किया, मतलब पिछले साल किया। इस साल सिर्फ लेस क्यों किए? क्योंकि हमारा एक्सपेंस नहीं है, टैक्स वालों का है, टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए। ठीक है। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर इस साल हमने फर्दर कुछ एस्टिमेट किया होता तो वो हम ऐड बैक करते हैं, हम बैडेड एक्सपेंस ऐड बैक करते हैं जो हमने रिकॉर्ड किया होता। और अगर टैक्स वालों ने कुछ अलाउ कर दिए तो वो लेस करते हैं। ठीक है जी प्लीज। अब जरा ये टैक्स वाला देख के कैलकुलेटर पर जरा आप खुद से डिसाइड करें बनता कितना था, दिया कितना। इस तरह की बातें तो मेरे ख्याल आपको नजर आ रही है फिगर्स में। कम दिया, ज्यादा दिया? क्यों? फ्यूचर में देंगे क्या? इसलिए कम तो नहीं दिया कि अगले साल में दे देंगे, या इसलिए कम दिया है कि पहले ज्यादा दे चुके हैं? देखिए इसमें मैंने ये जो वर्ड्स बोला ना, इसमें अगर इस साल कम दिया है और वो अगले सालों में देना फिर तो ये लायबिलिटी है। लेकिन अगर इस साल कम दिया है और पहले दे दिया हुआ है तो इसका मतलब फिर अब एसेट खत्म हो रहा है, तो इसका जरा एक्सट्रैक्ट्स बना, इसी साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की एक्सट्रैक्ट्स बना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स से कुछ ज्यादा ही मसरूफियत आज लग रही है। पढ़ाई एक फॉर्मेलिटी से बनती जा रही है। क्लास में एक स्टूडेंट पढ़ रहा होगा तो बाकी सब की तरफ से हो जाएगा। और उस एक स्टूडेंट का नाम, बल्कि मुझे तो स्टूडेंट नहीं थे, तुम्हारा खासा वो मैं तो नहीं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन थी, मैं भी नहीं पढ़ रहा। मैं भी कल गया था और अभी पढ़ना शुरू किया। कहीं मेरे जैसे हालात तो नहीं सकते, तकरीबन है। This is a starting point in this story. So for before tax refund, profit before tax. Next heading, tax. टैक्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते जा रहे हैं? करंट टैक्स की फिगर इज 82,500 की डबल एंट्री बोला। आपके ख्याल में कोई डेफर्ड टैक्स? आपके ख्याल में कोई डेफर्ड टैक्स लिखेगा नहीं, एक मिनट बस यहाँ तक रुक जाएगा। करंट टैक्स ठीक है, करंट टैक्स ठीक है सर। अपने लेजर में जान, जो लेजर बना रहे थे आप डेफर्ड टैक्स का, ऊपर थोड़ा इस साल का ब्रॉड डाउन है 7500। आपसे एक अजीब सा सवाल है, इस साल का कैरी डाउन कितना होगा? क्या ये एसेट इस साल खत्म हो गया? किधर गया ये एसेट? एक एसेट कब तक एसेट रहता है? जब तक फ्यूचर बेनिफिट मिलना हो। तो क्या इस 7500 का फ्यूचर बेनिफिट 2021 में मिल गया? तो क्या ये एसेट खत्म हो गया है? लेकिन ये एसेट कैसे खत्म हुआ है आपको पता है? जब एसेट खत्म होगा तो फिर डबल एंट्री क्या फाइनल हो जाएगी? लिखे 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 पेनल्टी को पता जाए, एसेट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा, और बेनिफिट लेने से एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? तो डेफर्ड टैक्स एसेट जब इंक्रीज होता है तो डबल एंट्री क्या होती है? दोबारा ट्राई करें, बोलिए नहीं की एंट्री से। एसेट डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट, और जब एसेट खत्म हो जाए, अभी एंट्री देख के जरा इसकी पोस्टिंग करें अपने एक्सट्रैक्शन में। कैसे लिखेंगे फिगर? ये डेबिट क्रेडिट गौर से देख के ब्रैकेट्स का भी डिसीजन है। 7500 क्या डेबिट हो रहा है? एक्सपेंस डेबिट होने की वजह से टोटल एक्सपेंस
आप उसमें ब्रैकेट के ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 9,000। तो अभी तक मैंने कुछ इनिशियल इस तरह की एग्जांपल से आपके सामने क्वेश्चन रखी है। आपके ज़हन में अगर कोई अगले सवाल आता है तो यकीनन एड्रेस हो जाने, तो उसकी टेंशन ना लीजिए। यहाँ तक आंसर फाइंड यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये नोट कर लिया सुनो, स्टूडेंट्स को लिखते रहो। देन संजय एक मिनट बोर्ड पे देखिए, ये जो कल से डिस्कशन की है बैट्स के हवाले से, अलाउंस के हवाले से, सिंपली ऐसे भी सोचा जा सकता है। आइए जरा हमेशा सोच के देखो, हमारे डेटर्स की फाइनल कैरिंग अमाउंट बन गई थी अलाउंस लेस करके 4 लाख। कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? वो अमाउंट जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैलकुलेट हुई, तो टैक्स बेस पे कितनी है? 5 लाख। डिफरेंस आ रहा है 25,000। तो सिर्फ इस डिफरेंस को अगर हम एज एन अकाउंटेंट गौर से देखें तो शायद हम एक आध मिनट डिस्कशन के बाद इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि इस पे फ्यूचर में टैक्स सेविंग ही होगी। कैसे? नहीं नहीं, एक मिनट। हाउ टू थिंक अबाउट द स्टोरी वो मैं बताऊंगा, आप सिर्फ उसको सोच के आंसर दीजिए। क्या ये जो 25,000 के बैड डेट्स हैं जिसे हमने अलाउंस बना दिए, हम इसे अकाउंटिंग में एक्सपेंस बना चुके हैं? किस साल? 2020 में। लेट मी रिपीट वंस अगेन, क्या हमने इसे एक्सपेंस बना दिया? एस्टिमेटेड बेसिस पे हमने बना दिया। क्या टैक्स वाले इसे फ्यूचर में एक्चुअल बेसिस पे एक्सपेंस बनाएंगे? तो क्या इस 25,000 ने एक्चुअल बेसिस पे फ्यूचर में टैक्स एक्सपेंस अभी बनना है? तो जब कभी ये एक्सपेंस बनेगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? अब देखिए प्लीज, इसको इस बात को शायद हम बहुत दफा करेंगे, अगर किसी चीज ने फ्यूचर में टैक्स में एक्सपेंस बनना है तो व्हाट डज इट मींस? इसे लेस हो, टैक्सेबल प्रॉफिट्स की वर्किंग करते हुए एक्सपेंसेस ने लेस होना, इनकम्स ने क्या होना है? ऐड होना, एक्सपेंसेस ने लेस होना। क्या इस 25,000 ने फ्यूचर में टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस बनना है? सर जी बनना है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनना है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बना चुके हैं। तो फ्यूचर में क्या एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे बाय रुपीज 25,000? तो क्या टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा? कितना कम देना पड़ेगा? 25 नहीं, कैलकुलेटर पकड़े, ये तो डिफरेंस है। इस डिफरेंस को भी रेट से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो इस अमाउंट ने फ्यूचर में टैक्स एक्सपेंस बनना, इसके टैक्स एक्सपेंस बनने से टैक्स रेट अगर 30% है तो 7,500 की टैक्स सेविंग हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्या फ्यूचर में अगर टैक्स सेविंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि आप कैसे, तो अगर फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना एक्सपेक्टेड है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी, और अगर कम टैक्स देना एक्सपेक्टेड है तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगी। तो सिंपली अगर मैं इसी डिफरेंस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 7,500 इज डेफर्ड टैक्स एसेट और सजी 7,500 डेफर्ड टैक्स एसेट? तो डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। तो आपने भी ये शायद नाइन्थ एग्जांपल स्टार्ट में अगर थोड़ी सी जगह है तो वहीं कंप्लीट करो, अगर नहीं है तो वैसे ही ध्यान में रखना है भाई, आगे चल के फर्दर बात करते हैं। अगर बन जाएगा तो बताओ।
जो मेरी कोशिश है बस आज ये मसला रिजॉल्व हो जाए तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अगर एक आध चैप्टर अगर आप किसी तरह कॉपी करवा लें तो मेरा ख्याल है, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे 1-2 दिनों में अभी मसला हल हो जाना चाहिए। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये लिखे देन चलिए, जो अभी तक हमने पढ़ा है इसकी एंट्रीज की समरी बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस बहस में 4 एंट्रीज होनी थी डेफर्ड टैक्स की, वो चारों अब हमें पता चल गया, उन चारों का अब हमें पता चल गया। अगर आपसे कहा जाए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज इंक्रीज्ड, पहले सुने देखें फिर बाद में लिखिए। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज इंक्रीज्ड, तो व्हाट इज द डबल एंट्री? देखिए पहला फोकस उसी पर रखते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। लायबिलिटी है क्रेडिट होकर बढ़ेगी, एसेट है डेबिट होकर बढ़ेगा। लायबिलिटी है तो डेबिट होकर कम होगी, एसेट है तो क्रेडिट होकर कम होगी। तो ऑपोजिट साइड पे तो एक्सपेंस का बढ़ना। So what is the double entry if the deferred tax liability is increased? Deferred tax liability credit, deferred tax expense लिखें, जल्दी से लिखें। Deferred tax liability is decreased. हिम्मत से लिखें। Deferred tax liability debit, expense credit. Number 3. Deferred tax asset is increased. देखिए बोला भी नहीं सही जा रहा। Deferred tax asset debit, deferred tax expense credit. And number 4, deferred tax asset is decreased. भाई सर ये deferred tax asset decrease कब होगा? पता आपको है, आपको पता, प्लीज पता, जब इसका फायदा मिलता है। नहीं, लायबिलिटी डिक्रीज कब होगी? जब पे कर देंगे। एसेट कब डिक्रीज होगा? जब बेनिफिट में। एसेट बढ़ेगा कब? जब हमने ज्यादा पे कर दिया होगा। लायबिलिटी बढ़ेगी कब? जब हमने कम पे किया होगा। लायबिलिटी भी कम कब हो जाएगी? जब हम पे कर देंगे। एसेट कब खत्म हो जाएगा? जब वो हो जाएगा। जी डेफर्ड टैक्स एसेट इज डिक्रीज्ड, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट एक्सपेंस है। सिनेरियो करंटली जो लिखा जा रहा है पिछले 2-3 दिनों से, इसे होपफुली आप सीक्वेंस में तरतीब से लिख रहे हैं। शायद कुछ दिन हमें पीछे पेजेस की जरूरत रहनी है साथ साथ, तो सही बनाया ना साफ सुथरा। तो सिनेरियो नंबर 3 से, सिनेरियो 3 करने से पहले पेज नंबर 70 ढूंढना और पेज नंबर 70 पे पॉइंट नंबर 8 रिवाइज फॉर ग्रेविटी के एंगल्स थोड़ी सी डिस्कशन करना। व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेविटी? व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेविटी? एक मिनट के लिए जरा पेज नंबर 71 पे भी इसकी एंट्रीज देख के रिवाइज करना स्टार्ट में। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ ग्रेविटी एक्सपेंस? Gratuity expense debit and payable credit. And what is the entry when the tax, when the finally gratuity is paid? Gratuity payable debit and cash credit. तो gratuity accounting में accrual basis पे expense बनती है और tax में इसे cash basis पे allow किया जाता है, कि मतलब deduct करने की permission means expense allow किया जाता है। ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके?
तो लेट्स अज्यूम सर, पर अब जरा एक मिनट बात मुझे पूरी करने दीजिए। फर्स्ट ईयर एंड ऑफ द बिजनेस है, फर्स्ट ईयर एंड as on was 30th June 2021। इस साल आपने सुने सर अक्रूवल बेसिस पे ग्रेजुटी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 1 लाख, पूरी डबल एंट्री पर। फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन द ईयर एंड अपने ज़हन में लाएं। क्या कहीं लायबिलिटी में ग्रेजुटी एक्सपेंस आपको नजर आएगा? हरगिज नजर नहीं आएगा। ग्रेजुटी एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में नजर आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में ग्रेजुटी पेएबल वर्ड नजर। और लेट्स सी 1 लाख अमाउंट है, मैंने आपके सामने अक्रूवल बेसिस पे एंट्री बोली है, तो क्या इस 1 लाख को बैलेंस शीट में फाइनली मैं कैरिंग अमाउंट कह सकता हूँ? सर ये कह सकता हूँ सर, कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? एसेट और लायबिलिटी की वो अमाउंट जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे मैंने एंट्री की है, ग्रेजुटी पेएबल हमारी बैलेंस शीट में नजर आना शुरू हो गई। लेट्स अज्यूम अब ये ग्रेजुटी इस साल कोई पे नहीं हुई, फर्स्ट ईयर है, कोई एम्प्लॉय रिटायर नहीं हुआ, इट मींस नो ग्रेजुटीज पेड। अपने ज़हन में टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाएं। अगर ये 1 लाख अभी पे नहीं हुआ तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एंट्री क्या होगी? मेरे इस सवाल का जवाब यस नो में होता है। अगर इस साल कोई पैसे नहीं गए ग्रेजुटी के तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। वो एंट्री कब करेंगे? वो एंट्री कब करेंगे? जब पेमेंट होगी। और वो एंट्री करेंगे भी क्या जब पेमेंट होगी? ना 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 वो एंट्रीज करनी नहीं है, लेकिन हमें भी करनी पड़ेगी। जब कभी पेमेंट होगी सामान की तो हम अकाउंट किया करेंगे, पेबल डेबिट करके कैश क्रेडिट करेंगे, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री होगी? उन्होंने तो लायबिलिटी बनाई नहीं, तो वो तो सिंपल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट वाली को एंट्री करेंगे। इट मींस ग्रेजुटी पेएबल के अगेंस्ट टैक्स बेस मींस टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लायबिलिटी बैलेंस शीट में नजर नहीं आनी चाहिए। व्हाई? क्योंकि पेमेंट बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। एक अजीब सी बात तो नहीं है, लेकिन शायद कभी हमने सोचा नहीं है। लेट्स अज्यूम अगर सारी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस की बजाय कैश बेसिस पे होनी शुरू हो जाए, होती कैसे? लेकिन फर्स्ट करें अकाउंटिंग कैश बेसिस पे शुरू हो जाए, तो एक मतलब सेल की एंट्री अब कब करेंगे? तो सेल की हमेशा एंट्री फिर क्या होगी? कैश डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर्स रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ये डेटर वर्ड ही क्यों आता है? सेल हो गई है, पैसे नहीं मिले, तो ये तो अक्रूवल बेसिस है, तो अक्रूवल बेसिस ही अकाउंटिंग में खत्म हो जाए, तो कैश आने पे ही सेल रिकॉर्ड होगी, तो नो रिसीवेबल। सिमिलरली एक्सपेंस डेबिट ही कब होगा? जब पे होगा। अगर अक्रूवल बेसिस नहीं है तो फिर एक्सपेंस डेबिट पेएबल्स के कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएंगे। तो ये सारे रिसीवेबल्स और पेएबल्स के कॉन्सेप्ट अक्रूवल बेसिस की वजह से। तो क्या मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ग्रेजुटी कैश बेसिस पे है, इसलिए उसके अगेंस्ट कोई पेएबल होने का चांस ही नहीं। वो कब रिकॉर्ड करेंगे और क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो पेएबल से इस ग्रेजुटी के अगेंस्ट टैक्स वालों का कोई काम ही नहीं है, तो टैक्स बेसिस जीरो। डिफरेंस है, डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? अकाउंटिंग में अक्रूवल बेसिस है और टैक्स में कैश बेसिस है, तो डिफरेंस 1 लाख मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। अब अगर डिफरेंस है तो आए जरा सोचें कि इस डिफरेंस पे कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बननी चाहिए या डेफर्ड टैक्स एसेट बनना चाहिए? आए सोचते हैं। आपको ये पता है लायबिलिटी बनती कब है? या फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना हो? एसेट कब बनता है?
या फ्यूचर में कम टैक्स देना हो। तो आए जरा कंसिडरेशन से सुना, क्या इस 1 लाख को हम अकाउंटेंट्स एक्सपेंस बना चुके हैं? सर ये बना चुके हैं सर। क्या ये 1 लाख हमें टैक्स में अलाउ हो जाएगा? हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा। कब होगा? इस साल या फ्यूचर में? कब फ्यूचर में? फ्यूचर मीन्स अगला साल या उससे अगला साल? जितने भी साल जब भी पेमेंट होगी तो टैक्स वाले ही हमें एक्सपेंस अलाउ करेंगे। तो क्या फ्यूचर में ये अमाउंट एक्सपेंस अलाउ होने से हमें कम टैक्स देना पड़ेगा या ज्यादा? सर जी कम देना पड़ेगा ज्यादा? और अगर आपको कम टैक्स देना पड़ेगा तो इट रिजल्ट्स इनटू टैक्स सेविंग व्हिच रिजल्ट्स इनटू डेफर्ड टैक्स एसेट। अच्छा फ्यूचर में कम क्यों देना पड़ेगा? जरा 1 मिनट के लिए करंट टैक्स की वर्किंग जेन में बनाई इस साल की। लेट्स ट्राई। कहां से शुरू होती है करंट टैक्स की वर्किंग? सपोज वो 8 लाख है, मैं कोशिश करके देखते हैं बड़े होने के लिए। उस 8 लाख के अंदर ढूंढे आपको 1 लाख ग्रेविटी एक्सपेंस नजर आता? जाने दे सर, क्यों नजर आता है सर? हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, डेबिट किया, लेकिन इस साल टैक्स वाले वो अलाउ नहीं करेंगे। तो अब 8 लाख में वो लाख का क्या करेंगे? ऐड बैक करके 9 लाख पे टैक्स देंगे। तो क्या आप 1 लाख एक्स्ट्रा पे टैक्स दे रहे हो? वो इसी साल का अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या अगले सालों का है? तो क्योंकि इस साल आप ज्यादा दे रहे होंगे तो फ्यूचर में फिर ये टैक्स सेव हो जाएगा। तो दिस 1 लाख कैलकुलेटर मल्टीप्लाई 30%। कर लिया करें, यकीन आ जाएगा। क्या ये 30,000 अगर 100,000 से डेट मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाए रिजल्ट्स इनटू डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी? लाख इज एसेट या 30 इज एसेट? व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट? देखिए जी सर को क्या बताना सर? ये सिनेरियो 2 की हेडिंग है। सिनेरियो की हेडिंग लिख लेते हैं बाद में सर, पहले सिनेरियो 3 लिख लेते हैं। रेडी एडिट कर लेते हैं। जी नोट करिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। दैट्स इट, पेज नंबर 78 पे है। सिनेरियो 2 लिख लिया तो उसको यार बैड डेट्स पे, आज तो मैंने इसी को कंप्लीट किया। वो सिनेरियो 2 पर हेडिंग लिखी थी, डेटर्स बैड डेट्स। ये देख लीजिए पेज नंबर 10 ये होगा मेरे ख्याल से। लेकिन क्लास में मेरा ख्याल है कि आपको मेरे साथ पेज नंबर 9 10 होना चाहिए। एक समरी नाम से सर एक हेडिंग होगी आपके पास।
मेरे 4 एरोज बने हुए नीचे। अभी तक हमने कोशिश ये की है पिछले 2 से 3 दिनों में, ज्यादा भी हो गया, क्या हम डेफर्ड टैक्स का पूरा कॉन्सेप्ट अपने सामने रख सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे सामने पूरा कॉन्सेप्ट आ चुका है। क्या है, अगर इस साल कम टैक्स दिए तो फ्यूचर में जो ज्यादा देना है वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, और अगर इस साल ज्यादा दिया है और फ्यूचर में कम देना है तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट। अभी तक मैंने आपके साथ लॉजिकली सब कुछ डिस्कस किया है, लेकिन बड़ा एग्जाम पॉइंट व्यू से लॉजिक्स बिल्कुल अपनी जगह है, हम लॉजिक्स को साथ साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा सा एक शॉर्टकट भी बन जाता है। अब ये शॉर्टकट क्या है, ये जरा अपने मेरे साथ रिलैक्स होकर समझना। शॉर्टकट इन द सेंस कि बगैर ज्यादा लॉजिकली सोचे कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं हमने अब, लेकिन बहरहाल इसका ये भी मतलब नहीं कि यहाँ से बस हमने रट्टा लगा के निकल जाना। हम इन दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलेंगे, जहां महसूस हो कि लॉजिकली भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कम से कम एक शॉर्टकट तो हमें जरूर पता होना चाहिए। तो आए नंबर 1, मैं कुछ पेजेस पे लेके जाऊंगा आपको अपने रजिस्टर के, तो वो जरा साथ साथ में रहना। पहला पॉइंट ही लिखा है, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इज मोर देन, कभी भी अगर किसी एसेट की कैरिंग अमाउंट उसकी टैक्स बेस से ज्यादा होगी तो इंशाल्लाह हम बहस करते रहा करेंगे, लेकिन उस बहस के नतीजे में हमेशा बना क्या करेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या किससे ज्यादा हो जाए, तो लॉजिकली बिल्कुल अपनी जगह बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका एक बहुत अच्छा सही फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ बनता है। आप इस तरह करें, अपने रजिस्टर में सिनेरियो 1 का वो टेबल ढूंढें जो कल हमने बनाया था, एंड ऑफ ईयर 1 2 3 4 वाला। अब ये ना कहिएगा बुक नहीं है, ये बुक में नहीं है, ये आपके रजिस्टर में टेबल बना एट द एंड ऑफ सिनेरियो 1 हमने 4 सालों की वर्किंग की थी, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस डिफरेंस, और एंड में फिर रेट मल्टीप्लाई करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपने फाइंड आउट की थी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मिल गए, एंड ऑफ ईयर 1 2 3 4। चारों सालों में गौर से जरा देखना, क्या फर्स्ट ईयर एंड हो, सेकंड ईयर एंड हो, थर्ड ईयर एंड हो, फोर्थ ईयर एंड हो, कैरिंग अमाउंट इज मोर देन टैक्स बेस वाली सिचुएशन है? सर जी ऐसे ही है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी लंबी बहस की, फ्यूचर में डेप्रिसिएशन ये हो जाएगी, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आप फाइनल कॉलम देखें, रेट मल्टीप्लाई करके फाइनली बनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ही। ऐसे ही सर, और इंशाल्लाह ये हमेशा ऐसे ही होगा। नंबर 2 पे आ जाए वापस। नहीं, ये डेफिनेटली मेरा प्रूव करने वाला काम है कि हमेशा ऐसे होगा ही नहीं, लेकिन क्या फिलहाल हमेशा हो रहा है सर? फिलहाल ऐसे हो गया है सर। सेकंड सेंटेंस पढ़ो, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन, रिवर्स कर रहे हैं, अगर कैरिंग अमाउंट किसी एसेट की लेस हो जाए, किससे, टैक्स बेस से, तो फिर बहुत बहस हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह एंड में क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट बना करेगा। आप सिनेरियो 2 निकालें जो आज ही फाइनल हुआ है। सिनेरियो 2 के स्टार्ट में रहे, बिल्कुल स्टार्ट में, बट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेटर्स, बल्कि एक सेकंड के लिए जरा, डेटर इज एन एसेट, डेटर इज एन एसेट सर। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेटर्स, 475 फाइनली। व्हाट इज टैक्स बेस, ये कौन सी सिचुएशन बनती है, कैरिंग अमाउंट मोर वाली या कैरिंग अमाउंट लेस वाली? 475 अगेंस्ट 5 लाख, कैरिंग अमाउंट इज लेस देन टैक्स बेस बाय ₹25,000, और क्या इसके अगेंस्ट फिर फाइनली रेट मल्टीप्लाई करके डेफर्ड टैक्स एसेट ही बना है। क्यों बना है, इसे फ्यूचर में अलाउ हो जाना है, लेकिन इसने हमेशा भी एसेट ही बना करना है, अगर क्या चीज किससे कम हो जाए। अब इसमें ऑब्वियसली लगेगा मैं कि हमने 4 चीजें रट्टा लगानी, लेकिन मेरे नजदीक अगर पहला सेंटेंस याद हो जाए तो उसी के फिर ऑपोजिट है। तो जो चीज हमने एसेट्स के लिए पढ़ी है मोर और लेस के एंगल से, ये चीज रिवर्स हो जाएगी लायबिलिटीज के लिए। तो थर्ड लाइन पढ़ा, किसकी कैरिंग अमाउंट किससे ज्यादा हो जाए, अगर किसी लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट उसकी टैक्स बेस से ज्यादा हो जाएगी तो फिर रेट मल्टीप्लाई करके डिफरेंस से डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। ये काम हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। ग्रेजुअली पेबल ढूंढे, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज चल रहे हैं साथ साथ। ग्रेजुअली पेबल ढूंढे, क्या चीज है ग्रेजुअली पेबल,
लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट क्या है, टैक्स बेस क्या है, क्या चीज ज्यादा है, किससे ज्यादा है, डिफरेंस से रेट मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, डेफर्ड टैक्स एसेट बना। वापस आ जाए समरी में। देन सर इसके नीचे एक फोर्थ सिनेरियो भी है, लेकिन इस फोर्थ सिनेरियो के भी हमने एग्जांपल डिस्कस नहीं की, वो फिर आगे जाके शायद आ जाए, लेकिन पढ़ लेता फोर्थ लाइन। अगर किसी लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट लेस हो जाएगी तो फिर वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। लेकिन अभी तक हमने कितने सिनेरियोस बस किए हैं, फर्स्ट 3 किए। तो पहला जरा जुबानी सुना देंगे क्या? हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की भरपूर कोशिश रखनी है, लेकिन गेम शायद बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जानी है और हमने सरेंडर नहीं करना। लेकिन फिर भी अगर कभी वैसे बात ना बने तो हमने बना लेनी है, लेकिन कम से कम ऐसे तो जरूर बना। अच्छा, अब मैंने ये जो 4 पॉइंट्स गिनवा दिए, क्या अब ये 4 पॉइंट्स ही जहन में रख के बाकी सब कुछ जहन से निकाल देना? वो सब कुछ साथ रखना है, जहां जरूरत महसूस हो इनको भी साथ साथ हम चेक कर लेंगे। आज एक पहला सवाल शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसके फौरन बात शुरू हो रहा है। जी सर, इसकी रिक्वायरमेंट ढूंढना है। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income for the year ended 31st December 2010 including comparative से मुराद कौन सा साल? 2009, starting from profit before tax। 2010 में भी comparative 10 और 9 बनाना। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट लाइन, the following information for the financial year ended 31st December 2010 related to Galaxy Limited, a listed company which was incorporated on 1st January 9। हम सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर नहीं सर, हम सेकेंड ईयर में 2010। बिजनेस कब शुरू हुआ? किस ईयर के ओपनिंग नहीं होंगे, और 10 में 9 के क्लोजिंग ओपनिंग बन सकते हैं अगर, तो 9 क्योंकि फर्स्ट ईयर है, 9 क्योंकि फर्स्ट ईयर है, कंपैरेटिव ईयर इज द फर्स्ट ईयर, तो इसमें ब्रॉड डाउन्स नहीं होंगे। ठीक है मेरी बात? कैरी डाउन हो सकते हैं सर, 9 के कैरी डाउन हो सकते हैं, जो हमारे लिए फिर क्या बनेंगे, ब्रॉड डाउन ओपनिंग। सबसे पहली लाइन, द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर is 60 million and last year 45 million. The detail of accounting and tax depreciation on fixed assets is as follows. Accounting or tax depreciation year wise दी हुई 9, 10. GI purchased the fixed assets on 1st January 9 for rupees 100 million जब बिजनेस शुरू हुआ। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, GI operates gratuity scheme, provision made during the year वाले वर्ड्स अंडरलाइन करा। Provision made during the year 2009 and 10 amounted to 1.7 million and 2.2 million respectively. सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में बताएं ये क्या गिवन है? प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये ग्रेजुएटी एक्सपेंस दिया है, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर मैं इसे ऐसे बोलूं, प्रोविजन एज ऑन 31st December 2009 and 10 is 1.7 million and 2.2 million respectively, तो फर्क पड़ता है एज ऑन, फिर ये सीडी बैलेंसेस बन जाते हैं। लेकिन ये इस वक्त क्या बने हुए, क्या इसकी हम एंट्री करेंगे? मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम इस एक्सपेंस की एंट्री करेंगे? क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। अगली लाइन, नो पेमेंट हैज बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेजुटी ड्यूरिंग द ईयर। पेमेंट कोई नहीं हुई, लेकिन क्या पेमेंट अगर नहीं भी हुई तो हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे? अकाउंटिंग में करेंगे, लेकिन अगर पेमेंट नहीं हुई तो क्या टैक्स वाले अलाउ कर देंगे? अच्छा, कहाँ लिखा हुआ टैक्स ट्रीटमेंट, कहाँ लिखा हुआ, तो कहाँ नजर आया कि टैक्स वाले जो है ग्रेजुटी को पेमेंट बेसिस पे अलाउ करते हैं? नहीं, आपकी जो चीज ज़हन में आई वो सही ज़हन में आई, यहाँ टैक्स ट्रीटमेंट बताया नहीं। तो अगर नहीं बताया हुआ तो आपके ज़हन में वही पेज आना चाहिए। लेकिन अगर फर्स्ट करें वो एंड में लिखता ग्रेजुटी इज अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस इन टैक्स, तो हमने उसे काट के ये नहीं करना ना भाई ये गलत है, फिर हम क्वेश्चन फॉलो करेंगे। कारण ये वाली बात हमेशा ज़हन में रखें, इफ द टैक्स ट्रीटमेंट इज गिवन इन क्वेश्चन देन फॉलो द क्वेश्चन,
एंड ऑब्वियसली इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप लोगों ने सही मुझे बताया कि टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इसने पेमेंट बेसिस पे अलाउ। इट मींस अगर इन दोनों सालों में पेमेंट नहीं हुई तो कोई ग्रेजुटी का खर्चा टैक्स वाले अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन हम अकाउंटेंट्स अक्रूवल बेसिस पे उसे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। डन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर GI sold an asset for rupees 3 million and recognized a profit of rupees 0.5 million. डिस्पोजल गलत ना कीजिएगा कंटेंट। कितने का बेचा? कितने वाला कितने का बेचा? गेन हुआ। तो 2.5 मिलियन कैरिंग अमाउंट वाला 3 मिलियन पे बेचा होगा तो 0.5 मिलियन गेन है। सोच लो, WDV सोची जा सकती है। The tax base of the asset was, तो टैक्स पॉइंट से गेन कितना? हिम्मत 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 हिम्मत, नजर आ रहा, नजर आ रहा। What is tax base of the asset? 2 million. What is the cash received? So what should be the tax gain? 1 million. सोचो टैक्स गेन कैसे निकलता है? कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। और अकाउंटिंग गेन कैसे निकलते हैं? कैरिंग अमाउंट माइनस सेल प्रोसीड्स माइनस सेल प्रोसीड्स माइनस कैरिंग अमाउंट इज अकाउंटिंग गेन या लॉस, और सेल प्रोसीड्स माइनस टैक्स बेस इज अकाउंटिंग गेन या लॉस। So what is the sale proceeds? 3 million. What was tax base? So what should be the taxable income? Taxable gain. आगे चलो। No other addition and disposal was made during 9 and 10. Bad debt expense पर टर्न करना है, और ये मिस्टेक अब फाइनल करना है अगर करनी है। और अगली लाइन में बैड डेट्स रेट और बताइए बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री। The bad debt expense recognized during the year was 5 million and 7 million respectively in the last year. और उसके नीचे bad debts written off during the year 3 million and 4 million respectively. टैक्स वाले क्या नहीं अलाउ करेंगे? बैड डेट एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पे अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन इन रिस्पेक्टिव ईयर्स में जो एक्चुअल बैड डेट्स हैं वो अलाउ हो जाएंगे। ऐसे ही फाइनली टैक्स रेट दिया हुआ है। आए वर्किंग शुरू में डेटा में कोई कंफ्यूजन नहीं किस रेट? स्टूडेंट्स, अच्छा थोड़ा सा अगर वर्ड भी सही रख लिया जाए ना, तो बैड डेट्स अक्रूवल बेसिस पे नहीं, शायद एस्टिमेटेड बेसिस पे। असल में अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है एक्सपेंस पेबल बन गया, तो बैड डेट्स ने को पेबल नहीं बन गए, मतलब इसके पैसे जाने नहीं हमसे, ये मिलने नहीं है। तो इन वर्ड्स को भी थोड़ा सा अगर सही कर लिया जाए अभी, तो शायद फिर ऐसी गलत मिस्टेक्स नहीं हो। आइए शुरू करें, क्या बनाना? कंपनी नेम लिखें। तो कंपनी नेम है सर? नहीं लिखे सर, गैलेक्सी इंटरनेशनल या गैलेक्सी लिमिटेड? गैलेक्सी लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सट्रैक्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रेहेंसिव इनकम लिखे सर। देखिए लिखे सर, गलत रहा था। और द ईयर एंडेड 31st December 2010, starting from profit before tax rupees in millions, comparative 10/9,
जी स्टार्ट करें। जी क्वेश्चन देखें, प्रॉफिट्स होना 60 million and 45 million। वी ऑलवेज अज्यूम कि अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा हुआ है तो ये सही ही होगा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग। 60 45 लिखा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते ही किसे हैं, जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही कैलकुलेट हुआ। और अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वी अज्यूम कि ये ठीक ही कैलकुलेट हुआ होगा। नेक्स्ट क्या करें, अब ये ध्यान में रखिए, ये करंट टैक्स की वर्किंग नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट टैक्स में आगे क्या हेडिंग आएगी, टैक्स। टैक्स में पहली हेडिंग करंट टैक्स। हाँ, अब करंट टैक्स के लिए वर्किंग वन। अब इसके नीचे हमें डेफर्ड टैक्स टोटल 2-3 लाइनें रखना, 3 वर्किंग वन करंट टैक्स। किस किस साल का, 10-9। तो ये भी कंपैरेटिव इसी तरह बना दो। स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60 45। कटे हो जाए प्लीज। जी सर, अब क्या ढूंढना है, सीक्वेंस में चले। फर्स्ट पॉइंट हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला। अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन कुछ करना। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बाय टैक्स लेस हो जाएगी, बिकॉज देखना 15 और 15 अकाउंटिंग की कांस्टेंट है। टैक्स डेप्रिसिएशन 45 और 6 साथ साथ लिख लें। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाएगी 15 15 रिस्पेक्टिवली, और टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी कितनी रिस्पेक्टिवली है, 6 एंड 45। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी सर आगे बढ़े सर। ग्रेचुटी, बल्कि इससे पहले करा रहा फिक्स्ड एसेट्स परचेज में, इसका क्या करेंगे करंट टैक्स की वर्किंग। 2009 में अगर फिक्स्ड एसेट्स परचेज हुए हैं तो करंट टैक्स की वर्किंग में तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, इन्हीं की डेप्रिसिएशन हमने प्रॉफिट लॉस का एंगल सोचना, मतलब मैंने वैसे ही बात बीच में बात की। ये तो एसेट डेबिट होना, कैश या पेबल क्रेडिट होना, तो इट इज नथिंग टू डू विद द करंट टैक्स वर्किंग। नेक्स्ट ग्रेजुटी में आ जाए। ग्रेजुटी में हमने कोई 9 और 10 में एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। इस तरह करें, इसके लिए स्पेस रखना नीचे 5-7-8 लाइनें और। ये ग्रेजुटी वाली जो बहस है ये जरा फाइनल करें। नीचे जरा काफी सारी स्पेस रखते, 5-7 लाइनें कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि 2-3 ज्यादा हो जाए तो फायदा। एक ग्रेजुटी पेबल का लेजर बनवाया, ग्रेजुटी पेबल का लेजर बनवाया। 2009 से शुरू करें, ब्रॉड डाउन होगा। फाइनल करने क्यों नहीं होगा, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का ग्रेजुएट एक्सपेंस ढूंढ देना, डबल एंट्री बोले 1.5 एक्सपेंस डेबिट ग्रेजुएट पेबल के लेजर में क्रेडिट साइड पे लिखें। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, एनी पेमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो क्या पेमेंट ना होने की वजह से यही एक्सपेंस क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। ब्रॉड डाउन था नहीं, पेमेंट हुई नहीं, तो 1.7 जो है कैरी डाउन, लेकिन ये कैरी डाउन के नेक्स्ट ईयर फिर ब्रॉड डाउन बनेगा।
सेकेंड ईयर का एक्सपेंस ढूंढना, फिर एंट्री बोले एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, पेमेंट दोनों सालों में नहीं हुई तो क्या एक्यूमुलेटेड पेबल आ जाएगा? 3.9। तो गेम सारी सर जी डेबिट क्रेडिट के अंदर ही रहनी है, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अंदर अंदर ही करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की बहस है। ओके जी, ये अभी इधर आपके सामने स्टोरी, व्हाट इज द एक्सपेंस ऑफ 9 and 10 रिस्पेक्टिवली। आजे वापस क्या करें ग्रेजुएट एक्सपेंस को, क्यों ऐड बैक, अलाउ अकाउंटिंग एक्सपेंस है लेकिन अप्रूवल बेसिस पे अलाउड नहीं है, पेमेंट हुई नहीं तो एक्सपेंस एड बैक हो गया बाय रुपीज 1.7 एंड 2.2 मिलियन रिस्पेक्टिवली। सही ईयर्स लिख लीजिएगा 9 और 10, 9 में 1.7 है और 10 में 2.2 है, पेमेंट हुई नहीं देयरफॉर लेस कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं सर, प्रोविजन मेड तो मेरे ख्याल अक्रूवल बेसिस के लिए वर्ड है, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर मींस एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, ये प्रोविजन वर्ड ठीक है वो अलाउंस के लिए भी है लेकिन प्रोविजन लायबिलिटीज के लिए भी वर्ड है। जिस तरह मैंने शायद पेज नंबर 10 पे आपको थोड़ा सा लिखवाया है, सॉरी पेज नंबर 70 पे देखेंगे राइट, पेज नंबर 70 पे जहाँ ग्रेजुटी पे प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी वर्ड आया था वहाँ, तो वही मैंने इसको फिलहाल आपको लिए क्या करवा दिया ग्रेजुटी पेबल, तो प्रोविजन ग्रेजुटी पेबल अभी फिलहाल इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, इनमें फर्क है तो आगे इंशाल्लाह चल के डिस्कस करेंगे। तो प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर मींस कि एक्रूअल बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ लायबिलिटी के साथ। ओके ये सब लोग क्लियर है प्लीज इस ऐड बैक से, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी सर अगली लाइन में डिस्पोजल वाली लाइन पढ़ के बताएं 9 में क्या हुआ 2009 में, ये ड्यूरिंग द ईयर जो है ना ऊपर सेकंड लाइन से देखेगा 21 साल का असल में डाटा ड्यूरिंग द ईयर, तो डाटा हमें 10 का दिया हुआ ड्यूरिंग द ईयर लिखा है शुरू में, तो ये 10 के एंगल से है या 9 के एंगल से है, तो 9 में कोई डिस्पोजल नहीं है तो देयरफॉर 9 में कोई अकाउंटिंग गेन टैक्स गेन वाली बहस नहीं है, सिर्फ किस साल में वर्किंग करेंगे। तो आए जरा करवाएं 10 में देखें व्हाट इज अकाउंटिंग गेन, व्हाट इज टैक्सेबल गेन, कुछ करना पड़ेगा क्या सोच लें, अकाउंटिंग गेन खुद से कोशिश करें जरा क्या करना चाहिए, किस साल करना चाहिए, अकाउंटिंग गेन टैक्सेबल गेन, टैक्सेबल गेन 3 मिलियन रिसीट अगेंस्ट 1 मिलियन टैक्स बेस, 9 में नहीं है, 10 में क्या करूँ जी 0.5 का, क्यों लेस, गेन पहले ऐड हुआ होगा कैंसिल करने के लिए लेस, गेन प्रॉफिट बढ़ गया होगा और उसकी जगह 1 मिलियन ऐड बैक करेंगे टैक्सेबल गेन। आता है समझ ये -2 सर 3 क्या है सेल प्रोसीज और 2 मैंने क्या लिया है टैक्स बेस। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स आगे बढ़े सर, अब आगे बैड डेट्स और रिटर्न ऑफ, इसके लिए भी अब स्पेस रखें ऊपर बल्कि आपने रखी भी ऑलरेडी, इसका एक लेजर पहले बनवाएं एक अलाउंस अकाउंट बनवाएं, नाइन से शुरू करें ब्रॉट डाउन 0 फर्स्ट ईयर, अगर इन्हीं दिनों में सीरियस हो जाएंगे तो सर इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम तभी बनता है जब चीजें एक्यूमुलेट हो जाए, पुरानी चीजें याद ना हो तो आगे जाके भी फिर लिंक होती हैं तो सही बात बनती नहीं है। रेडी बताएं जी काउंटिंग एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट ईयर, सही देखिएगा वो कुछ ब्रैकेट्स में है कुछ 5 है, व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ दिस 7,
पोस्टिंग करें, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट बाय 7। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब पहले जरा नीचे वाली लाइन में 9 में कुछ एक्चुअल बैड डेट्स भी हो गए हैं, तो पहले 9 फाइनल करेंगे। 4 मिलियन की एंट्री, अलाउंस डेबिट और डेटर्स क्रेडिट, डेटर्स क्रेडिट 4। So what should be the closing allowance in the statement of financial position? 3। कोई क्वेश्चन आए काइंडली प्लीज अभी रिजॉल्व कीजिएगा, ऐसे ही से लिंगर ऑन ना कीजिएगा, हमारा ये डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स कहीं बैड डेट्स की नजर ना हो जाए। Any confusion in the entries? What is 7? Accounting expense. How much has been actually allowed? So what should be the remaining accounting expense? 3 रह गया, लेकिन ये 3 कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट आइटम है या इनकम स्टेटमेंट आइटम है? ये 3 कहाँ जाएगा? डेटर्स में से लेस होगा। इस साल इनकम स्टेटमेंट में कितना गया होगा? 7 या 3 या 4? सोच लें। एक्सपेंस के तौर पे 7 गया होगा, लेकिन कुछ एक्चुअल बैड डेट्स हो जाने की वजह से अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस अब 3 मिलियन रह गया। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करें, ब्रॉट डाउन 3 पूरा करें, देखिए प्लीज। Bad debts 5, written off 3, CD 5. Expense of second year is 5, and the allowance TD is also 5. Opening write off हो गए शायद। Any confusion in this ledger? चले आए ऊपर करंट टैक्स की वर्किंग फाइनल करें। क्या ऐड हो जाएगा, क्या लेस हो जाएगा? बैड डेट्स एक्सपेंस ऐड हो जाएगा और एक्चुअल बैड डेट्स लेस हो जाएंगे। हाँ जी सही पे छोड़ने रिस्पेक्टिवली। ये ठीक है, फिगर्स देखें 7 and 5 and 4 and 3 देख लें। रिटर्न ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स के लिए वर्ड जी जी, एक्चुअल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ प्लीज सही है फिगर्स जी सर। एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड आएगा सर या फॉर द ईयर आएगा? वैसे आउट कैसे बना रहे हैं? मतलब वो ब्रॉट डाउन भी इनकम स्टेटमेंट में आएगा क्या? वो 3 हम एक्सपेंस बना नहीं चुके 7 में पिछले साल, वो 3 हमारे 7 में शामिल नहीं है, तो वो 3 डबल नहीं हो जाएगा 2010 में? तो वो 3 हमने तो पहले रिकॉर्ड कर लिए वो 7 में मिला के, तो हमने पिछले साल 7 रिकॉर्ड किए, इस साल 5 रिकॉर्ड किए, तो ये 3 हम तो ऑलरेडी एक्सपेंस बना चुके हैं। टैक्स वालों ने कब अलाउ किए? 10 में, तो वो 10 में एक्सपेंस बनाएंगे। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 2010 का एक्सपेंस है और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2009 ही का एक्सपेंस था जो 7 के अंदर शामिल हुआ। ये आया क्यों है 3? फर्स्ट ईयर का लेटर देखिए 3 बैलेंसिंग फिगर आई क्यों? हमारा खर्चा था कितना? 7, टैक्स वालों ने कितना अलाउ किया? तो वो 3 हमने तो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था, लेकिन टैक्स वालों ने कब अलाउ किया? 10 में, तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 10 में आएगा। हमारा 10 में तो सिर्फ 5 एक्सपेंस है, देख लो क्लियर? जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर इस मैच से? चले सर वाइंड अप करें सर। तो ये लेजर मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, ये सही पढ़ा मैंने? एक दफा दोबारा अलाउंस का लेजर सुना। हमारा एक्सपेंस है 7,
फिर हमें कितना लाओगे, तो क्लोजिंग कितना रह गया हमारा। तो क्या 3 हमने ऑलरेडी एक्सपेंस बना लिया हुआ? हमने 3 को भी बना लिया हुआ एस्टिमेटेड बेसिस पर, लेकिन टैक्स वाले इस 3 को कब एक्सपेंस मान रहे हैं, 10 में। और हमने फर्दर कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, उस 5 में से हमें अभी कुछ अलाउ नहीं हुआ, तो देयरफॉर वो सारा सीडी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चले माइंड अप करें। बस अब यही चीजें थी, नीचे टैक्स रेट आ गया, लेकिन टैक्स रेट को कैसे यूज करें, पहले टैक्सेबल प्रॉफिट्स बनाए। ये फिगर्स आएंगी 19.7 एंड 73.7। ये हम 7 इकट्ठा लिखेंगे, हम क्यों इसका ब्रेकअप करेंगे, हम एक्सपेंस लिखेंगे विच इज 7। टैक्स रेट सर 35% ऐसा दिया मेरे क्वेश्चन। तो टैक्स रेट हमेशा क्वेश्चन में से आपने देखना, वो जितना भी है। जी सर, मल्टीप्लाई करें 6.895, ठीक है। और 2010 में 25.795। राउंड ऑफ करना है कर सकते हैं हम, लेकिन मेरा ख्याल इस डिस्कशन को राउंड ऑफ की नजर अभी रहने दें। कर ले सॉल्व। 6.895 and 25.795। डन सर, डन सर। क्या निकला है सर, करंट टैक्स की बोल रहे, फिगर प्लेस करें जहां चाहिए थी। ये करंट टैक्स डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएगा, ब्रैकेट एक्सपेंस के एंगल से लगा रहा हूं, एक्सपेंस डेबिट। अब क्या चाहिए सर, डेबिट टैक्स। वर्किंग नंबर 2 लिखें। अब डेफर्ड टैक्स बेटा हमने पिछले दिनों में 2 तरीकों से डिस्कस किए हैं। बस काइंडली लिखना छोड़ो, जरा वर्किंग नंबर 2 में आ, बल्कि बेहतर है जरा चंद बातें मेरी सुनो। डेफर्ड टैक्स की डिस्कशन हमने कुछ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के एंगल से भी की है, और टैक्स अकाउंटिंग और टैक्सेबल प्रॉफिट्स के डिफरेंस, और किसी को दूसरी बात याद, और कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस के एंगल से भी हुई है। तो वर्किंग नंबर 2 में जरा पहले एक स्टोरी लिख लें कि ये डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होता कैसे है, इसमें कैलकुलेशन कैसे होती हैं, और हमने करना कैसे। तो जहां हम पहुंचे वही रजिस्टर में नोट करेंगे। डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं। करंट टैक्स कैलकुलेट करने की कोई बहस नहीं हो रही, वो बस एक ही तरीका है, अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करें, एड लेस करते करते टैक्सेबल प्रॉफिट तक आना। ये बहस किसकी होने लगी है, सिर्फ डेफर्ड टैक्स की। तो लेट मी स्टार्ट, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर देने दें, फिर मेरा ख्याल अकॉर्डिंगली आप जरा बेहतर लिख लेंगे। लिखना तो आपने, डेफर्ड टैक्स 2 तरीकों से बेटा कैलकुलेट होता है, 2 अप्रोचेस कर लें आप। वन इज बैलेंस शीट अप्रोच, another is income statement। कौन सी 2 अप्रोचेस हो गई, थोड़ा सा मैं 1 मिनट एक्सप्लेन कर दूं, तो बात मैंने वही करनी जो आपको पता है, मैंने शायद कल भी थोड़ा सा लिखवाया था।
बैलेंस शीट अप्रोच में क्या होता है, आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर कैरिंग अमाउंट विद टैक्स बेस, कंपेयर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी with tax base। क्या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस ऑफ एन एसेट एंड लायबिलिटी डिफरेंट हो सकती है? कब? अगर अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट हो। क्या ये सेम भी हो सकती है सर? अगर अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम है तो ये सेम होगी। जब इस कंपैरिजन को आप कर लेते हैं तो इसमें अगर डिफरेंसेस आ जाए, अच्छा अगर डिफरेंस ही ना हो, फर्स्ट करें कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर है, तो व्हाट इज डेफर्ड टैक्स? ना फ्यूचर में ज्यादा देना होगा ना कम देना होगा, स्टोरी वैसी एंड होगी। तो डेफर्ड टैक्स कब अराइज होगा? जब इनमें डिफरेंस हो। लेकिन बेटा जब इसमें से डिफरेंस आता है तो फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आ जाती है और डेफर्ड टैक्स एसेट भी आ जाता है। अगर फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, डिफरेंस अगर हमें ये बताया कि फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो फिर लायबिलिटी बन जाएगी, और अगर ये डिफरेंस ये बताया कि फ्यूचर में कम टैक्स देना पड़ेगा तो फिर एसेट बन जाएगा। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कल बात होगी बीच में, ये क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट होंगे। अगर बैलेंस शीट अप्रोच से करेंगे, कुछ है एक टेबल बनाया था हमने, निकालने से देखना ईयर 1 2 3 4 वाला, एंड ऑफ ईयर 1 एंड ऑफ ईयर 2 3, 15,000 क्लोजिंग बैलेंस, नहीं सॉरी 4500 शायद, 1500 शायद, अरे सब क्या था, 4500 6000, फिर 4500 15 जीरो हो गया शायद। तो क्या कैलकुलेट होता है? क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट होता है। शायद तीसरा में लिखना है डिफरेंसेस के, डिफरेंसेस से जब आप रेट मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट होंगे। किस किसके या किसके या किसके, या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी या डेफर्ड टैक्स एसेट आ जाएगा। लेकिन फॉर द ईयर आएगा या क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे? हाँ, क्या क्लोजिंग बैलेंसेस से फॉर द ईयर तक भी पहुंचा जा सकता है? ओके, फॉर द ईयर तक भी पहुंच जाएंगे। तो पहले इसका क्या है, पेज के सेंटर में सॉर्ट ऑफ लाइन समझना, लेफ्ट साइड पे लिखे, फिर मैं इसका कंपैरिजन राइट साइड पे लिखूं। बहरहाल अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो पहले बता दीजिएगा, अभी रुक के रिवाइज कर लेते हैं। याद है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लेंगे तो पहले बता दूंगा। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से बड़ा अगर आप करेंगे तो रेडी, पहले सुन लो, वी कंपेयर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स विद द टैक्सेबल प्रॉफिट्स। क्या इनमें भी डिफरेंस हो सकता है? कब? जी कब सर?
अगर कोई ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, हमने कुछ और किया होगा, टैक्स वालों ने कुछ और किया होगा, तो इस कंपैरिजन से डिफरेंस आता है और आप रेट से मल्टीप्लाई करें उस डिफरेंस को, तो फिर क्या कैलकुलेट होता है। इसको एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं। वो जो हमने फर्स्ट सिनेरियो में करंट टैक्स की वर्किंग की थी वो निकाला था। फर्स्ट सिनेरियो में करंट टैक्स की वर्किंग, फर्स्ट सिनेरियो की करंट टैक्स की वर्किंग, और उसी के नीचे शायद आपने इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट भी बनाया हुआ। डेफर्ड टैक्स का 1500 कैसे आया, सॉरी डेफर्ड टैक्स का फर्स्ट ईयर 4500 कैसे आया। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और टैक्सेबल प्रॉफिट्स 15,000 का डिफरेंस हमने रेट से मल्टीप्लाई किया, बहुत सोचा 1500 निकला, सॉरी 4500 निकला है। ये फॉर द ईयर का निकला या क्लोजिंग निकला। पहले साल इतना इश्यू नहीं था, ब्रॉट डाउन नहीं था, लेकिन सेकंड ईयर देखें 1500 फिर कैलकुलेट हुआ, डिफरेंस बिटवीन 1 लाख एंड 95,000 अकाउंटिंग एंड टैक्सेबल प्रॉफिट्स। सोचे सोचे सोचे, तो पहले 1500 कैलकुलेट हुआ फॉर द ईयर का डेफर्ड टैक्स, या 6,000 का क्लोजिंग बैलेंस आया। और सर जी कुछ आया सर, व्हाट वाज अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 1 लाख, टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ द सेकंड ईयर कितना डिफरेंस था। इससे जब रेट मल्टीप्लाई किया तो पहले क्या आया, एक्सपेंस फॉर द ईयर आया। लेकिन थर्ड ईयर देखें, थर्ड ईयर में भी कंपैरिजन किया, लेकिन अब एक्सपेंस फॉर द ईयर आया या क्लोजिंग आया, ये भी एक्सपेंस फॉर द ईयर ही आया। फोर्थ ईयर में भी फॉर द ईयर ही आया, लेकिन ये फॉर द ईयर में भी अब इशू है। पहले 2 सालों में फॉर द ईयर का एक्सपेंस डेबिट आया, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, और अगले 2 सालों में एक्सपेंस फॉर द ईयर क्रेडिट आया। हाँ, अगर ये एक्सपेंसेस हमें डेबिट क्रेडिट मिल जाए तो क्या सीधी आ जाता है, वो लेजर में आ जाता है, लेकिन पहले कैलकुलेट क्या होता है, फॉर द ईयर फिगर्स कैलकुलेट होती है। किस किस की, या डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट की, और या डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट की फिगर मिल जाती है। हाँ लिखिए, बल्कि सॉरी मैं फाइनल कर रहा हूँ, फॉर द ईयर कैलकुलेट होता है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर, रेट मल्टीप्लाई करने से फॉर द ईयर का डेफर्ड टैक्स मिलता है, और वो जो फॉर द ईयर का डेफर्ड टैक्स मिलता है वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की डेबिट अमाउंट भी हो सकती है और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की क्रेडिट अमाउंट भी हो सकती है। डेबिट अमाउंट कब होगी, भागते जाए वापस, जल्दी जल्दी जल्दी, सब कुछ जहन से निकल गया। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा, देखें पहले 2 साल, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हमने कम पे किया होगा, तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बन जाएगा। पहले 2 सालों में अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा, देखें गौर से, टैक्सेबल प्रॉफिट्स कितने, नहीं टैक्सेबल 85 और 95, अकाउंटिंग ज्यादा है, तो अकाउंटिंग ज्यादा होंगे तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस मिला करेगा। और थर्ड एंड फोर्थ ईयर देखें, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स कम होंगे, या इस तरह करें टैक्सेबल प्रॉफिट्स अगर ज्यादा होंगे तो डेफर्ड टैक्स का क्रेडिट बैलेंस, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की क्रेडिट फिगर मिल जाएगी। ठीक है, आइए लिखें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता ये हिम्मत करते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को रब के अलावा कोई नहीं देख रहा, तो इसलिए बेटा ज्यादा कॉन्शियस रहा करें। फील लाइक इन क्लास, जहां भी आप हैं, कंप्लीट करने में वाइली बताता हूँ कि कौन सी अप्रोच कब यूज होती है। ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट वाली बात को समझ आई क्या। पहले हमें ये मिलेगा, नहीं वो तो मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, हमें या ये मिलेगा कि एक्सपेंस कितने से बढ़ रहा है, और या ये मिलेगा कि एक्सपेंस
कम कितने से। अच्छा, अगर आपको पता चल जाए एक्सपेंस कितने से बढ़ रहा है तो क्या एक्सपेंस डेबिट ही होगा? सर जी एक्सपेंस डेबिट ही होगा। क्रेडिट क्या होगा? या लाइबिलिटी या एसेट। एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो या तो लाइबिलिटी बढ़ रही होगी और या एसेट कम हो रहा हो। हिम्मत हिम्मत। और एक्सपेंस अगर क्रेडिट हो रहा है तो या क्या हो रहा होगा? या क्या हो रहा है? या लाइबिलिटी कम हो के डेबिट हो रही होगी और या एसेट बढ़ के डेबिट हो रहा होगा। लाइबिलिटी कम होके अगर डेबिट हो रही होगी तो एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा और या एसेट बढ़ के डेबिट होगा तो एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। जी सर। अब जरा 1 मिनट बात पहले पूरी सुन ले फिर फाइनली लिख लीजिएगा। ये जो बैलेंस शीट अप्रोच है इट इज रिकमेंडेड बाय मींस प्रेफरेबल अप्रोच कौन सी है? बैलेंस शीट अप्रोच। किसको किससे कंपेयर करके डेफर्ड टैक्स निकालें? कैरिंग अमाउंट और टैक्स पेस। इट इज रिकमेंडेड बाय IAS 12 और यही कंप्रीहेंसिव भी है। कंप्रीहेंसिव से क्या मेरी मुराद है? वो चंद क्वेश्चन मेरे आगे चल जाने में फिर आपको पता चल जाएगा। फिलहाल तो हमने मासूम से सिनेरियो किए हैं, लेकिन रिकमेंडेड कौन सी है? बैलेंस शीट अप्रोच बाय IAS 12 और यही प्रेफरेबल भी है, कंप्रीहेंसिव भी है। लेकिन प्रेफरेबल तो पता है आपको, मैंने स्टैंडर्ड के मुताबिक बता दी है। कंप्रीहेंसिव क्यों है वो इंशाल्लाह भी क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अब फाइनली ये रह गया कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कब यूज करनी है। तो पहले ये लेफ्ट साइड पे एक लाइन लिखते हैं फिर मैं लिखता हूं। बाय डिफॉल्ट इसका मतलब कौन सी अप्रोच ध्यान में आनी चाहिए? लिखो। नीचे भी पेजेस होने चाहिए, तो देख लेना कुछ ना कुछ। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, कौन होता है नीचे, उनसे आइडिया लो कितने बच्चे होते हैं। ये अपोजिट साइड में लिखे सर। अब ये जो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है, दिस अप्रोच is only used if required by examiner एग्जामिनर स्पेसिफिकली बता दे कि प्रॉफिट्स के कंपैरिजन से डेफर्ड टैक्स निकालना क्वेश्चन में लिखा हुआ, और क्वेश्चन में तो ना लिखा हो लेकिन इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट्स एंड टैक्स बेसिस। डेफर्ड टैक्स आपने कैलकुलेट तो करना हो लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन में कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस की इंफॉर्मेशन ना दे। देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट्स एंड टैक्स बेसिस। अगर एग्जामिनर कहे इनकम स्टेटमेंट अप्रोच तो ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, या डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन साइलेंट है लेकिन क्या मिल ही नहीं रहा, कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस की इंफॉर्मेशन अगर नहीं मिल रही तो फिर मजबूरन किस अप्रोच पे? बाय डिफॉल्ट कौन सी अप्रोच? और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कब या कब यूज की जा सकती है? ठीक है जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं मेरे वर्ड्स में? चले सर, हम इसे अप्लाई नहीं कर सकेंगे आज, जरा टाइम अब खत्म हो रहा है, तो इसकी डिस्कशन को इंशाल्लाह कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक बनी पहुंची आपकी वो रिवीजन ऑफ IAS 20 एंड IFRS 16 डीज अपनी तरफ से फाइनल कर लिया? और चले ठीक है, पर मेरे पे रखें कब उसका टेस्ट होना, अपनी तो तैयारी अपनी कर ली है। ये काइंडली जरा 2 मिनट जरा वो आपसे ब्लड के हवाले से डिस्कशन करनी है जरा, और जो कॉस्ट वाले हजरात हैं वो जरा डबल मोटिवेट हो जाएंगे जरा काइंडली जरा। बुला ले तो सुन के प्लीज उठिएगा यार। अल्लाह हाफिज़। ये अपनी तैयारी करें जी, इंशाल्लाह टेस्ट देखते हैं।